नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है अभी कहानी मेरे उपन्यास बड़े बाबू पर आधारित वीडियो सीरीज। और आज इस कड़ी में इस कहानी का 35वां अंक। इसके पहले 34 अंक आपके बीच में आ चुका है, तो आज इसके 35वें अंक में हम आपसे मुखातिब हैं। अब तक आप इस कहानी के बहुत सारे चरित्रों से परिचित हैं। पिछले अंक में हमने कहानी कहाँ छोड़ी है, पिछले अंक में कहानी को कहां पे रोका गया था, ये तो आपको याद होगा। आज उसके आगे बढ़ते हैं और हमारी कहानी में सामने उपस्थित हमारे दो श्रोता जनार्दन चाचा और संजय भैया। तो नवल नारायण के घर में 16 किलो का जो तरबूज लाए थे नवल नारायण, वो कहानी आपको याद ही है। तो इस दृष्टांत से आप नवल नारायण के तौर तरीके और नवल नारायण कितने हित चिंतक पिता हैं, कैसे पिता हैं, ये आप समझ सकते हैं। नवल नारायण एक सामान्य परिस्थिति में कैसे असामान्य व्यवहार खास करके अपने परिवार में करते हैं, इसकी एक झलक आपको वहां से मिल गई होगी। उस दिन की कहानी में हमने आपको यह भी बताया था कि नवल नारायण हर रिश्ते में एक फेल इंसान है। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए नवल नारायण और माया ने इतने खेल करे हैं कि ये दोनों कभी किसी के सगे हो ही नहीं सके। जब जिस रिश्ते को जरूरत थी उस समय में ये उस रिश्ते के लिए उपलब्ध नहीं थे। और जब इसके पीछे की पृष्ठभूमि की पड़ताल की जाए तो यही समझ आता है कि माया की एक अलग अपनी दुनिया थी। तो आपको माया एक चरित्रहीन स्त्री के रूप में चित्रित होती दिखेगी यहां पे। एक नहीं अनेक से रिश्ते, और वही हाल नवल नारायण का था, एक नहीं अनेक स्त्रियों से रिश्ते। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो परिवार, समाज और इन सब दायरों को कहाँ मानते हैं। उनके लिए ना कोई नैतिकता होती है, उनके लिए ना कोई न्याय होता है, उनके लिए ना कोई सच होता है, ना उनको किसी चीज से डर लगता है, ना पाप पुण्य कुछ होता है। और इन्हीं के, अब ये भी कंफर्म नहीं कर सकते, ये तो कह सकते हैं कि उसी माया के गर्भ से ये पैदा हुए हैं दो, अरनौआ और बकलेश्वा। तो ये कैसे हो सकते हैं, आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। जिसकी मां ही इतनी बड़ी चरित्रहीन हो तो उसके बच्चे चरित्रवान बनेंगे, इसकी तो कल्पना करना ही अपने आप में एक धोखा से ज्यादा कुछ नहीं है। और पिता में संभावना है कि बकलेश्वा का पिता नवल नारायण भी हो सकता है या जनकियो हो सकता है, बताया ही है हमने आपको। और अरनौआ के जन्म में तो 5-5 लोगों में से किसी का भी हाथ हो सकता है। तो जिसके डीएनए में ऐसी गंदगी भरी होगी वो कैसे हो सकते हैं समाज के लिए, ये आप केवल कल्पना कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कहानी को बताने की जरूरत पड़ी है कि आखिर ये लोग हैं कौन और कैसे हैं। तो उस दिन की कथा से आगे बढ़ते हैं। जनार्दन चाचा पूछ बैठते हैं कि रंजन बाबू ने कंस के यहाँ का सब समाचार ठीक है ना। कंस की कंसनी ने नया हाल समाचार कुछ नहीं दिया का इस बीच में, क्योंकि आपने इधर कहा काफी समय गुजर चुका है, समय पंख लगा के उड़ चुका है। तो संजय भैया बोल उठे, आप भी ना जनार्दन जी, आपका ध्यान उन्हें कंसवा में लटकल है।
तो जनार्दन चाचा बोले, नहीं संजय, कंसवा में ध्यान नहीं लटकल है। लेकिन जब रंजन बाबू बार बार कहते हैं कि सुअर है, और सुअर जैसे बहुत सारे औलादों को कंस ने पैदा किया, और वो भी अपने भाई के भरोसे, कुछ करता धरता भी नहीं था, कुछ आगे भी किया धरा नहीं, उसकी औलादों को हंस ही जी पालते रहे। तो कंस का भी ब्याह होइला बहुत दिन हो गया है, उन्हें पहला बच्चा भी वो कंस का हो गया था। उसके बाद बीच में अगर इतना समय गुजर गया है, तो कंस ने जो इतने सारे औलाद पैदा किए, तो उधर कोई प्रोग्रेस था कि नहीं, हमको जानने का उत्सुकता किया, इसलिए राजन बाबू से पूछ लेते हैं, उसके बाद ये कहानियां आगे बढ़े। तो मैंने जनार्दन चाचा को बताया कि नहीं जनार्दन चाचा, उधर कंस की कंसनी दूसरे बच्चे को अपने जन्म देने वाली थी, और इस बीच में 10 दिनों के लिए बुलाया जाता है माया को कि आके संभाल दो। हंसनी जी की चिट्ठी आती है, और गांव के जो गजानन है ना, गजानन मिश्र, तो गजानन मिश्र की पोस्टिंग जो है, गजानन मिश्र शिक्षक हैं, और उनकी पोस्टिंग इधर ही हो जाती है। ये जो हमने आपको बताया था वजीरगंज तरमा, तो वजीरगंज तरमा के पास में ही एक स्कूल में गजानन मिश्र की पोस्टिंग है। अब गजानन मिश्र अपनी पत्नी के साथ यहीं रहते हैं, और बीच बीच में जब मौका लगता है तो अपने गांव भी निकल पड़ते हैं। तो गांव गए थे किसी काम से गजानन मिश्र, तो गजानन मिश्र उतर के वजीरगंज वो चिट्ठी दे गए माया को, बोले हंसनी जी ने बुलाया है देखभाल के लिए, क्योंकि कंसनी जी मां बनने वाली है, कोई संभालने वाला नहीं है। चाहती हैं कंसनी जी कि आप वहां मौजूद रहते तो उनका थोड़ा सहारा हो जाता। सो कंसनी जी ने उधर नैनसुख बीघा अपनी छोटी वाली ननद को भी बुलावा भेजा था, लेकिन वो किसी कारण से आ नहीं पा रही हैं। तो कंसनी जी ने ये चिट्ठी हंसनी जी ने लिखा है, कंसनी जी के इस बार मां बनने के समय में आके मदद करने के लिए 10 दिन के लिए भी अगर मेहमान पहुंचा जाते, मेहमान को पहुंचाना भी पड़ेगा, मतलब है कि नवल नारायण अपनी पत्नी को पहुंचा लाए, और नवल नारायण की पत्नी माया उनका घर संभाल दे हंसनी जी के यहाँ। तो इसके बाद गजानन मिश्र चले जाते हैं, ये चिट्ठी नवल नारायण के सामने रखी जाती है, नवल नारायण कूढ़ जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, लेकिन नवल नारायण मुंह पे नहीं बोलते हैं कभी। नवल नारायण मुंह पे कभी कंस को भी नहीं बोल सके, हंस को भी नहीं बोल सके, लेकिन पीछे में घूरते हैं, चालू हो गए नवाब के नाती असली यही लोग ठहरे, लिया भी नहीं जा सकते हैं, हम पहुंचाने जाएं। तो फिर माया जवाब देने लगी, आपको जब जरूरत पड़ता है तब आप अपनी मर्जी से वहां रख आते हैं कि नहीं हमको, फिर हमारा वो देखभाल सब करते हैं कि नहीं करते हैं, उस वक्त किसी ने मना किया क्या आपको? तो आज जब उनको जरूरत है और उन्होंने चिट्ठी भिजवाई है, तो आपको पहुंचाने में क्या समस्या है? अपने भाई का पक्ष लेती है माया, अपनी भौजाई का पक्ष लेती है। तो नवल नारायण चुप हो जाते हैं, क्योंकि नवल नारायण ऐसे ही करेक्टर है, जैसे ही आप नवल नारायण को क्रॉस एग्जामिनेशन करने लगेंगे, क्रॉस उनको कोई भी जवाब दे देंगे तुरंत मुंह पर, तो नवल नारायण की सीटी पीटी गुम हो जाती है। नवल नारायण चुप हो जाते हैं, जाके अपनी पत्नी बच्चों को पहुंचा आते हैं वहां। अब जब वहां पहुंचा आते हैं तो कांसिनी जी का दूसरा बच्चा पैदा होता है, शोर मचता है, बेटा हुआ बेटा हुआ बेटा हुआ। अब रंजितवा को याद है कि यही कंस मामू का जो पहला बेटा हुआ था, और हम कह रहे थे कि न ये लड़का है न लड़की है, तो ये है का, तो ये है किन्नर, और जबरदस्ती पीछे पड़ल थी कौंसनी जी की मां, ये साबित करने में कि नहीं ये बाबू है। रंजितवा को पता ही नहीं चल रहा था बाबू को, जो चीज बाबू का जैसा दिखना भी तो चाहिए, ये बाबू जैसा दिख तो रहा नहीं है, और मैया जैसा भी नहीं दिख रहा है, ये मैया जैसा भी नहीं दिख रही, तो है क्या ये? तो कांसनी जी की मां ने जबरदस्ती कहा था, नहीं आपको अभी पता नहीं चल रहा है बाबू, ये बाबू है, बाद में समझ में आवेगा सबको।
तो जनार्दन चाचा, रंजीतवा का एगो स्वभाव है कि अगर वो उसको कुछ सच समझ में आ रहा है, उसको अपना नजरिया से दिख रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो जब तक उसके अंदर का पूरा खत्म ना हो जाएगा भेद, तब तक वो उसके पीछे उसके दिमाग में वो चक्कर चलते रहता है। तो अब रंजीतवा को याद आया कि उस वक्त हमको सब मिलके झूठा बना रहा था, कह रहा था ये बाबू है। तो ठीक है, अब जो बाबू हुआ है नया नया, उस बाबू को देखाते हैं, देखते हैं वो बाबू ऐसे है का जैसा वो दिखा था, क्योंकि उस बाबू को भी उसने 6 दिन के अंदर ही देखा था। अब माया रंजीतवा को जाने नहीं दे रही, कह रही है बिसौरी में है अभी इसका, तब तक तुमको जाना नहीं है, जाने के बाद नहाना पड़ेगा। रंजीतवा नहाने के लिए तैयार हो जाता है, कहता है हम तो रोज नहाते हैं, अंदर घुसेंगे तो निकल के फिर नहा लेंगे। तो माया फिर भी नहीं जाने देती है, कहती है छुआछूत लगता है, अभी नहीं जाना है, 20 दिन के बाद देखना। हंसनी जी भी मना करती हैं, लेकिन रंजीतवा को याद है, जैसा कि हमने बताया कि रंजीतवा के मन में वो चलते रहता है, घूमते रहता है। अगर कोई जबरदस्ती उसे कहे नहीं तुम जो कह रहे हो गलत कह रहे हो, तो जब तक वो उस सच को प्रमाणित कर ले कि उसका दिमाग कह रहा है कि यही सच है जो हम समझे हैं, तो जब तक वो पूरी तरह से प्रमाणित न हो जाए, और जिसने उसको झूठ बताया था उसके सामने प्रमाणित न हो जाए, तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। ये रंजीतवा के अंदर बचपने से गुण है, एक तरह से सच को साबित करने का जुनून है। अगर उसको कुछ सच समझ में आ गया है कि यही सच है और इसको सब मिलकर झूठ बनाने पे पड़ल है, तो फिर उसको प्रमाणित करने के लिए रंजीतवा अपने हर सीमा को पार करता है, देखता है, कहता है सच है तो फिर साबित तो होगा ही, प्रमाणित होगा। सत्यमेव जयते पर बचपन से ही रंजीतवा को भरोसा है। तब रंजीतवा घुस जाता है चुपके से। अब घुसता है तो कंसनी जी हैरान, कहती हैं आपको मना नहीं किए सब आपके घर वाले। तब रंजीतवा कहता है कि देखिए ये बहुत गलत बात है, जब हम आपके घर में गए थे उस दिन भी आपको बाबू होइला 6 दिन नहीं हुआ था, आप पूरे गांव में घूमते चल रही थी, और हम भी आए थे और बाबू को भी छुए थे, गोदी भी लिए थे, और आपके साथ भी बैठल चल रहे थे, और वही आप हैं, वही हम हैं, वैसने दूसरा बाबू हुआ है। अब यहाँ कह रहे हैं कि 20 दिन नहीं छूना है, 20 दिन नहीं यहाँ पे आना है, देखने अंदर घुसना है, और आपको कमरे से नहीं निकलना है। ये कौन सा बात हुआ? अब या तो आपके मायके में कुछ गलत हो रहा था, या फिर यहाँ गलत हो रहा है हंस जी के परिवार में। तो कंसनी जी को थोड़ा सा सहानुभूति होता है, कहती हैं आप हमारा दुख दर्द समझते हैं, हमारे मायके में गलत नहीं हो रहा था, यहाँ वाला सब बुड़बक है। तो रंजीतवा खूब हंसता है, कहता है हम यही बात जाके सबको कह देंगे कि आप सब बुड़बक हैं, क्योंकि दोनों घटना तो एक ही हुई है ना। कंसनी जी ने पहला पुत्र जन्म दिया था अपने मायके में, वहां तो ऐसी कोई बंदिश थी नहीं, लेकिन अब इस बार ससुराल में यहाँ तो बंदिश ही बंदिश है, अंदर नहीं जाना है, बाहर नहीं आना है, छुआछूत लगा हुआ है, नहाना है, इतने तरह की टिपोर। और उधर माया की माँ बैठी हुई है, चल गलो देखो कैसे घुस गया करके बवाल कर दी। देखो उधर रंजितवा घुस गया उधर बिसौरी में, सौरी में। अब सब लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं बाहर, रंजितवा को धमका रहे हैं तू निकलो तो बताते हैं। तब रंजितवा कहता है कि अब हम बाबू को देखिए कि जाएंगे, अब हमें बाबू पहले दिखाइए। तो बाबू तो सो रहा था, जो कंस जी का दूसरा बेटा हुआ था। तो लेकिन कंसनी जी ने देखा कि ये बच्चा सारी बंदिशें तोड़ के आया है बच्चे को देखने, बच्चे से मिलने और हमारा हालचाल लेने। क्योंकि रंजीतवा ने जाके ये भी कहा कि आप कैसी हैं, आपका भी तो हालचाल लेना था, क्योंकि आप बहुत रो रही थी 4-5 दिन पहले, जब प्रसव पीड़ा में कांसनी जी रो रही थी। तो रंजीतवा को उसके लिए भी मोह लगा था बहुत। तो रंजीतवा देखना चाहता था कि अब कांसनी जी कैसा है, ठीक ठाक है कि नहीं। तब जब रंजीतवा ने कहा ममानी हम आपका भी हालचाल देखने आए थे, अब आप कैसी हैं, ठीक है। उस दिन तो आप बहुत रो रही थी रात भर दिन भर, क्योंकि पहला बार रंजीतवा ने देखा था वैसा परेशानी होते हुए घर में। उसके होशो हवास में ये चीजें पहली बार हो रही थी सामने उसके। तो कांचनी जी इससे भी खुश होती हैं कि एक बच्चे के मन में मेरे प्रति ख्याल है। किसी का भी प्रकृति में अगर आप ख्याल रखते हैं, अगर आप उसका हालचाल पूछते हैं, अगर आप उसके प्रति केयरिंग फील करते हैं, तो वो केयर की जो भावना है अगर वो आपके दिल से है, तो वो दूसरे दिल तक, चाहे वो रिश्ता कोई भी हो,
चाहे वो उम्र कोई भी हो, वो पहुंचता है। और जब वो पहुंचता है तो वो अपनी प्रतिक्रिया करता है, उधर से भी बदले में वैसा ही केयरिंग भाव निकलता है। तो कंसनी जी अब रंजितवा को जाने नहीं दे रही, कह रही है नहाना तो है ही और आपको बाहर जाकर के पिटाना भी है ही। सब बुला ही रहे हैं पिटाने के लिए, तो काहे के लिए जाइएगा? अभी आराम से यहीं बैठिए, बाबू के साथ खेलिए, हमारे से बात करिए, फिर जब निकलिएगा तो नहाना भी है, उनसे पिटाना भी है आने के लिए, वो सब तो होना ही है। तो रंजितवा को भी ये बात रास आ जाती है कि हाँ तो यहीं बैठल रहो जब तक बैठल रहा जा सके। तो बहुत देर तक रंजितवा, वो जो नवजात शिशु है कंस जी का जो दूसरा, उसके साथ खेलता है। देखता है, बताता है, फिर कंसनी जी को याद दिलाता है, कहता है ये देखिए, जैसा ये बाबू है वैसा आपका पहला वाला बाबू था नहीं था ना? अगर ये बाबू है तो वो बाबू नहीं था जो पहला हुआ था, और अगर वो बाबू था तो ये फिर बाबू नहीं है। अब आप बताइए। अब कंसनी जी चुप, क्योंकि कंसनी जी उस गले मुर्दे को उखाड़ना नहीं चाहती थी। अब रंजितवा एक एक को आवाज लगा रहा है कमरे के बाहर से, हंसनी जी को आवाज लगा रहा है, कि सबसे ज्यादा हंसनी जी कह रही थी नहीं नहीं ऐसा नहीं है बाबू, आपको कुछ समझ में ठीक से नहीं आया होगा। तो कंसनी जी तो चुप हो गई। कंसनी जी ने समझा दिया ऐसा बात नहीं करते हैं, जान दीजिए, छोड़िए ना अब। अब दूसरा बाबू हुआ, आप इस पर ध्यान दीजिए। अब रंजितवा हंसनी जी को बुलाया, बोला वो बाबू था कि ये बाबू है, देखिए बाबू कैसा होता है। अब हंसनी जी के पास में कोई उत्तर नहीं है। रंजितवा माया को बुलाता है, कहता है बुलाओ हंस मामू को भी। वो भी कह रहे थे तोरा न समझ में अलवहल, तुमको नहीं समझ में आया है तो हमको कैसे समझ में आया है इसे देखिए अभी। उसको भी आप लोग देखे ही होंगे, हमने देखा था उतना छोटा में, आप लोग कहे थे उतना छोटा में, आपको समझ नहीं आया होगा, तुमको समझ नहीं आया होगा। तो रंजितवा बार बार यही हाँक लगा रहा है कि हमने उतना छोटा में उसे देखा था, उतने छोटा में इसे देख रहे हैं। अब ये दोनों में अंतर क्यों है? अगर ये बाबू है तो वो बाबू नहीं था, वो बाबू था तो फिर ये बाबू नहीं है। अब बताओ तो, हम तुम ही लोग बताओ। तो कुल मिला के सब लोग जान तो रही थे सच की सच क्या है। सब लोग जो है अंत में कहते हैं, इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रंजीतवा को जितना समझ में आता है वो उतना शोर मचा देता है इसका, क्योंकि उसे लगता है हमको उस दिन ये लोग जबरदस्ती झूठ बनावे में लगल था, तो आज हमारा दिन आया है जब, जिसको कहते हैं कि प्रमाण की क्या जरूरत, जो सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। तो ये कहावत चरितार्थ होते हुए रंजितवा देख रहा था, तो वो सबको दिखाना चाहता था कि ये लो अब प्रत्यक्ष सामने पड़ा हुआ है, अब प्रमाण की तो आवश्यकता नहीं है, अब बताओ। लेकिन कौनो बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी एक समस्या है कि जो लोग झूठ बोलते हैं या दूसरे को झूठा ठहराते, होते तो खुद स्वतः एक नंबर के झूठे हैं, लेकिन उनको नजर आता है कि दूसरा कोई सच्चा भी हो सकता है क्या? कोई ऐसा आदमी भी हो सकता है दुनिया में, धरती पर, जो हमेशा सच बोले, जो अपने स्वार्थ के आगे दूसरों का भला सोचे? क्योंकि वो लोग तो सोचते नहीं ना, वो कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? इसीलिए कहा गया है कि अपने मन से जानिए पराये मन का हाल। तो ऐसे लोगों की फितरत यही होती है, क्योंकि जो खुद आज तक कभी किया नहीं है, खुद उसके मन में कभी त्याग का ख्याल नहीं आया, सेवा का ख्याल नहीं आया, समर्पण का ख्याल नहीं आया, किसी की फिक्र का ख्याल नहीं आया, अपने से ऊपर दूसरे को रखा नहीं, अपने स्वार्थ के लिए केवल जिंदगी जी रहा है, कभी ये नहीं सोचा कि हमारा पीछे नंबर रहेगा, कोई बात नहीं, किसी का तो भला हो जाएगा, अपने से आगे किसी को करके देखा ही नहीं, तो ऐसे लोग क्या बताएंगे? माया ऐसी ही थी, माया के मायके वाले भी सब ऐसे ही लोग थे। तो जिसको थेथर प्रजाति आप कह सकते हैं, गए गुजरे अधम लोग तो है ही, थेथर भी है ऐसे लोग, क्योंकि उसके बाद और हुज्जत करेंगे, जब देखेंगे फंस गए हैं, कोई तर्क नहीं बचा है, तो कुतर्क करेंगे, कुछ नहीं होगा तो अंत में कहेंगे ना तू ही बहुत चिकन है, तू ही बहुत अच्छा है, तुम ही बहुत अच्छे हो, तुम ही बहुत सच्चे हो, हम सब मिलके तो ऐसे ही हैं। उसे पता है कि हम सब मिलके ऐसे ही हैं, हम सबकी जमात ऐसी ही है, लेकिन एक तर्क देना है कुछ, तो तर्क देने के लिए आपको गलत साबित करने के लिए हाँ बस तुमसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, हम सब के सब गधे हैं, जबकि उसका अंतरात्मा कह रहा है कि ये सब तुम गधे हो, ये सच में तुम्हारे बीच में घोड़ा खड़ा है।
लेकिन उस घोड़े को गलत प्रमाणित करने के लिए जबरदस्ती, तो ये गुण आपको आगे दिखेगा, ये अर्नवों में दिखेगा, बकलेशवों में दिखेगा। नवल नारायण तो जन्मजात ही है, माया तो जन्मजात ही है, ये सब तो जन्मजात हरामजादे बहुत बचपन से ही है, तो इनकी जो औलादे होंगी वो कैसी होंगी? कम से कम इनके माँ बाप भी इतने दुष्कर्मी नहीं थे, लेकिन इन दुष्कर्मियों ने जो औलादे पैदा करी है, जिसका पता नहीं कितने बाप है, कौन बाप है पता नहीं, तो जिसको असली हरामी कहते हैं, वो जो यार नौवा बकलेशवा पैदा हुए थे, ये दुनिया में कैसा होगा, कल्पना कर सकते? तो जनार्दन चाचा कहते हैं सही बात है रंजन बाबू, चलिए हमारे इस सवाल का जवाब मिल गया, कहानियां आगे बढ़ाइए। तो हमने कहा अब जब कहानियां को कंस जी की दुनिया में और फिर से पंचनामा में ले ही आए हैं, तो चलिए यहीं से आगे बढ़ाते हैं कि फिर उस बच्चे से, ये जो कंस का दूसरा बेटा पैदा हुआ है, उसे रंजितवा को खूब लगाव हो जाता है, और वो जो रोज सुबह उठ के नहा लेता था, और सुबह से ही उसकी आदत थी हनुमान चालीसा पढ़ना है, और ये आदत उसको रंजितवा के उस दोस्त ने वहां वजीरगंज में लगा दिया है। उसके पहले रंजितवा की जो असली जैविक माँ थी, जिसे हंस जी ने मौसी बना दिया है, माए को मौसी और मौसी को माए बना दिया है, तो उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना है करके हनुमान चालीसा याद करा दिया था। जब नहाना तो पढ़ लेना, ऐसा उन्होंने बताया था। और जब रंजितवा वजीरगंज में रहता है और उसकी जो वो दोस्त साथ पढ़ने वाली उसके संपर्क में आती है, तो वो उसे एक हनुमान चालीसा का किताब देती है। जब वो बीमार था तब हनुमान जी की एक मूर्ति भी अपने घर से देती है, और उसको सिखाती है कि हनुमान चालीसा का पाठ तुम्हें रोज करना चाहिए, और सुबह उठ के करना चाहिए, और पहले पढ़ना चाहिए फिर खाना चाहिए। तब रंजितवा वहां अपना वो कार्यक्रम जारी रखे हुए है, तो माया ने कहा अब उधर घुस जाओगे अगर उस घर में, तो पहले नहाना पड़ेगा। तो रंजितवा सोचता है रोज नहाने से पहले ना, ये जो कंस मामू का दूसरा बेटा है वो थोड़ा इसको ज्यादा अच्छा लगा। वो बच्चा बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ ताकते रहता था, तो रंजितवा को उस बच्चे के साथ खेलने में बड़ा अच्छा लगता था, और कंसनी जी को भी बड़ा अच्छा लगता था उस बच्चे को आके हिल रहा डुल रहा रहे हैं कोई, और कंसनी जी का भी मन लगता था बात करने में। तब रोज वही बिसौरी में घुस जाए रंजितवा, जितना भी दिन रहा पचनामा में, और 1-1.5 घंटे तक उस बच्चे से खेलता रहे। बीच में कभी कंसनी जी ऐसे ही मजाक बना ले, बाबू दोबारा नहाने का मन है क्या, तो समझ जाता था कि कंसनी जी बुला रही हैं, वो एक तरह से हवा दे रही हैं, इसका नतीजा इतना ही होगा कि नहाना पड़ेगा दूसरी बार, और एक आध थप्पड़ माया का खाना पड़ेगा। तो ये कीमत सस्ता लगा उसे, तो रंजितवा अक्सर घुस जाया करता था और उस बच्चे के साथ खेलते रहता था। तो ये अटैचमेंट रंजितवा को कभी नवल, उसके ये जो नवल नारायण के सार हैं कंस, कंस के पहले बच्चे से फील नहीं हुआ था, लेकिन ये दूसरे वाले से थोड़ा सा उसको बहुत ज्यादा अटैचमेंट, बहुत ज्यादा प्यार लगाव महसूस हुआ। तो रंजितवा उसके साथ हमेशा खेलता रहा जब तक रहा। और फिर एक दिन ऐसा समय आता है जब बच्चे का स्कूल छूट रहा है, कहते हुए नवल नारायण एक शनिवार को पहुंचते हैं, और रविवार को अपने परिवार को लेकर के वापस वजीरगंज चले जाते हैं। और फिर वजीरगंज में जाके रंजितवा का वही रूटीन चालू हो जाता है स्कूल जाने वाला। संजय भैया कहते हैं चलिए, आप जनार्दन जी बीच में कहानी में थोड़ा सा ब्रेक लगा दिए थे पूछ करके कंस का हालचाल, तो आप ओने मुड़ गए, पचनामा चले गए। चलिए ठीक है, ये भी कहानी सुन लिए जान लिए। अब जो आप पिछला बार में चर्चा किए थे कि कांड हुआ वजीरगंज में, वो कांडवा के बारे में बताइए। तो हमने कहा हाँ हाँ संजय भैया आप सही याद दिलाए। तो समय ऐसे ही पंख लगा के उड़ रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कि इस बीच में एक कांड होता है वजीरगंज में। वो जो शिक्षिका थी, जो आती रहती थी जब रंजितवा परेशान था, तब रंजितवा के साथ रात में वहां देखभाल के लिए उनके पति को उनके घर के बाहर एक सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। झाड़ फूंक, हॉस्पिटल में इलाज सारे किए गए, लेकिन अंततः 2 दिनों के बाद डॉक्टरों ने ये क्लियर कर दिया कि इनका देहावसान हो चुका है, ये मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो रंजितवा को ये ज्यादा नहीं समझ आता था, इतना ही पता था कि मर गए मतलब
अब कभी नहीं उठेंगे, अब कभी नहीं आएंगे। तो रंजितवा यही सब प्रश्न अपने स्कूल के शिक्षक से पूछता है, क्यों मर जाते हैं, मर के फिर कहां चले जाते हैं, क्यों नहीं उठेंगे। तो रंजितवा के शिक्षक शिक्षिकाएं जितना समझा सकते हैं उतना उसको जवाब देते हैं समझने भर। और पहली बार किसी की मृत्यु को रंजितवा ने इतने नजदीक से देखा और अपनी उन शिक्षिका को, चूंकि वो शिक्षिका रंजितवा के दुख दर्द में उसके साथ थी पल पल हर पल, तो वो उनके दुख में दर्द में वो उनके साथ रहता है हर पल पल पल। वो जो रंजितवा की दोस्त है साथ पढ़ने वाली वो लड़की, वो भी साथ रहती है पल पल हर पल। यहां तक कि घर से अनुमति नहीं दी जाती है, माया मना करती है, लेकिन रंजितवा कहता है नवल नारायण का तो कोई हमसे फर्क पड़ता नहीं है। और माया का कहा ज्यादा वो सुनना नहीं चाहता है रंजितवा। और उसका मन कह रहा था कि जब मैं तकलीफ में था तो ये मेरे पास आके रात में भी सोती थी मेरे पास, और अब इनके पति को ऐसे हो गया है तो मैं इन्हें अकेला कैसे छोड़ दूं, कह के वो और वो जो साथ में उसके पढ़ने वाली लड़की थी, दोनों अपने शिक्षक को कहते हैं। और शिक्षक महोदय कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी दादी को बता दो, मैं भी जाके बता दूंगा। और वो दोनों बच्चे अपनी उस शिक्षिका को अकेले नहीं छोड़ते। हालांकि उनके और दो बच्चे थे बड़े बड़े, लेकिन ये दोनों छोटे बच्चों ने उनके जीवन में उस वक्त जब वो कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी, ये दोनों बच्चे दिन रात उनके साथ रहे, उनके आंसू पोंछने के लिए उनके घर में। क्योंकि रंजितवा को याद है कि उन्होंने जो हमारे लिए किया है, तो अभी हमारा फर्ज है कि हम उनके साथ उनकी तकलीफ में खड़े रहें। और रंजितवा खड़ा रहता है। स्कूल के शिक्षक महोदय इसके लिए बड़ा सम्मान महसूस करते हैं, फक्र महसूस करते हैं उस संस्कार पर जो हेडमास्टर साहब को लगता था कि वो रंजितवा के अंदर दिए हैं, जो उन्होंने अपनी उस स्कूल में पढ़ने वाली उस बच्ची के अंदर जो संस्कार पढ़ाई में दिए हैं। क्योंकि ये दो बच्चे अपनी शिक्षिकाओं, अपनी उस शिक्षिका के प्रति इतने समर्पित थे, इनके मन में इतनी ऐसी भावना थी, और उस भावना का वो प्राकट्य करते हैं कि दिन रात उनके घर में रहते हैं और अगले 10-12 दिनों तक उनके साथ रहते हैं। और इन बच्चों के रहने से उनका दुख थोड़ा कम होता है। अब उसके बाद उनके जो पति थे एक सरकारी नौकरी में थे, और उनका जो खाता था, पासबुक था, वो पोस्ट ऑफिस में ही खुला हुआ था, जिसमें वो अपनी सैलरी से मिलने वाले पैसे को जमा कर दिया करते थे। अब आज की पीढ़ी समझे कि नहीं, पहले पैसा नगद मिलता था हाथ में, और उसमें से आप अपने खर्च के पैसे रख करके और बाकी पैसा आपको खुद जाके जमा करना पड़ता था। इतने बैंक भी नहीं थे, तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे लोगों के खाते खुलते थे, सबका पासबुक पोस्ट ऑफिस में होता था, और बैंक द्वारा पहले पेमेंट नहीं मिलता था, पेमेंट कैश में मिला करता था। तो वो शिक्षक महोदय और शिक्षिका महोदय का खाता यहीं जहां नवल नारायण किरानी थे उसी पोस्ट ऑफिस में था। और वो जो शिक्षिका महोदय के पति थे, अब सबको एक फार्म भरना ही पड़ता है जो खाता खुलवाते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद इस पे किसका अधिकार होगा। तो उन्होंने अपनी पत्नी का नाम डाल रखा था, और शिक्षिका महोदया ने अपने पति का नाम डाल रखा था कि मुझे कुछ हो जाए तो इसका सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। अब जब पति की मृत्यु हो गई तो उन्हें अपना नामांकन बदलने की जरूरत थी, तो उन्होंने आके पोस्ट ऑफिस में नवल नारायण को ये भर करके दिया कि भाई अब तो पति का नाम हटा दीजिए और मेरे बच्चों का नाम कर दीजिए दोनों का। तो वो काम तो आसानी से हो गया। लेकिन जब अपने पति के खाते में से उन्होंने कहा कि अब उनके खाते की जिम्मेदार मैं हूं और मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उनके पति के खाते में ही जमा था और अब उन्हें बहुत सारी चीजों के लिए जरूरत थी पैसे निकालने की। तब नवल नारायण कहते हैं, अब नवल नारायण का खुंदस देखिए, नवल नारायण इसीलिए एक साधारण इंसान है ही नहीं, ये जन्मजात हरामी है। अब नवल नारायण के मन में खुन्नस है ना, उस वक्त कुछ नहीं कर पाया था,
और बच्चे का सहयोग कर रहे थे। रंजितवा के सहयोग में खड़ा हो गया था पूरा स्कूल, और शिक्षिका महोदय आ गई थी घर रंजितवा के साथ सोने। तब नवल नारायण खुन्नस से भरा हुआ है उन सब लोगों के प्रति। तो नवल नारायण को तो आनंद आ रहा है कि इसका पति मर गया और कैसे इसको तंग कर सकते हैं। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं, छी 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 छी, नवल नारायण इतना गिरा हुआ हरामी प्रवृत्ति का आदमी है। मैं बोला अभी आप जाने कहाँ है कि वो कितना बड़ा गिरा हुआ और हरामी प्रवृत्ति का है। आप तो केवल खुन्नस आने के बाद पे ही इतना बात बोल दिए हैं, अभी तो उसका कारनामा आपको जानना बाकी है। संजय भैया बोलते हैं, हम पोस्ट ऑफिस में है रंजन बाबू, बताइए तो क्या कारनामा किया वो नवल नारायण, कारनामा क्या किया। तो हमने कहा संजय भैया, नवल आप पोस्ट ऑफिस में तो ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि चीजें क्या होती हैं, और हम पहले भी अपने पाठकों को और अपने दर्शकों को बताए हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो भ्रष्टाचार शामिल होता है कदम कदम पर किस किस तरह से, ये नवल नारायण की कथा में आपको बताया जाएगा कि नवल नारायण किस किस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं पोस्ट ऑफिस के। इससे जो पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी अगर कोई सुनेंगे इस कथा को कभी पढ़ेंगे, जानेंगे इस उपन्यास की इस बात को, तो वो कम से कम पोस्ट ऑफिस में जो इस तरह के लेवल पे और इस तरह की जो चीजें होती हैं उस पर लगाम लगा सकेंगे। तो नवल नारायण क्या करते हैं, मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपके पति ने कोई नॉमिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं है, आपका नाम नहीं है यहाँ पे हमारे रिकॉर्ड में दर्ज कि उनके मरने के बाद उनके पैसे का क्या हो। तो जो शिक्षिका महोदया थी उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा ऐसा कैसे, अगर ऐसा होगा तो फिर मेरा पैसा नहीं निकलेगा, तो फिर तो मेरे घर की सब कुछ रुक जाएगी गाड़ी, क्योंकि उनको फिर पति के जाने के बाद बहुत सारी चीजें उन्हें जीवन में एडजस्ट करने की जरूरत थी, और ज्यादा पैसा उन्हीं के खाते में पड़ा हुआ था, उनके पति के खाते में। क्योंकि शिक्षिका महोदया का जो वेतन आता था उससे घर चलता था, और उनके पति अपना पूरा पैसा जाकर पोस्ट ऑफिस में जमा कर देते थे। और अब नवल नारायण कहते हैं कि इसमें से तो 1 रुपया भी नहीं निकाला जा सकता अभी, और अब उन्हें पैसे की जरूरत थी, क्योंकि जो बाकी जो बचे हुए पैसे थे शिक्षिका महोदया के घर में, तो वो पति के सांप काटने के दौरान सहूलियत से वो अपने सिग्नेचर द्वारा सब पैसा निकालती चली गई जो जो उनको जरूरत पड़ा। तो उनका खाता खाली हो चुका था। अब पति के खाते से पैसे की जरूरत है, तो नवल नारायण कहते हैं यहां तो आपका नॉमिनेशन ही नहीं है। लेकिन इस बीच में नवल नारायण एक कांड करते हैं। जो नॉमिनेशन का फॉर्म शिक्षिका महोदया के पति ने भरा था, रंजितवा देख रहा है गौर से। जैसे ही उनके घर से ये खबर आई थी कि शिक्षिका महोदय के पति दुनिया में नहीं रहे, उसी दिन शाम को नवल नारायण माया को 5-6 पन्ने ला करके देते हैं और कहते हैं इसे जला दीजिएगा, इससे आप अपना चूल्हा सुलगा लीजिएगा, ये जरूरी कागज है जो अब बचना नहीं चाहिए, इसको जल जाना चाहिए। ऐसे पता नहीं कितने कागज नवल नारायण दिया करते थे। और माया क्या करती थी, वो जितने भी कागज दिए हुए हैं उन्हें लपेट लपेट के एक जो उसका चूल्हा जहां पे था वहां पे एक रबर लगा करके ऊपर अलमारी पे रख दिया करती थी साइड में, क्योंकि उसको कागज से चूल्हा सुलगाना माया को बहुत पसंद था। और नवल नारायण जो ऐसे फालतू के कागज दिया करते थे उसी से वो अपना चूल्हा सुलगाती थी। पर रंजितवा को ये तो नहीं पता कि नवल नारायण ये क्या दे गए, लेकिन उसी दिन दे गए जिस दिन उधर मृत्यु उधर हुई है। नवल नारायण को पता चलता है कि शिक्षिका महोदय के पति मर गए हैं। उसी दिन नवल नारायण ने क्या किया, वो जो डाकखाने के रिकॉर्ड में दर्ज था उन शिक्षिका महोदय के पति का भरा हुआ नॉमिनेशन फॉर्म, वो उन्होंने रिकॉर्ड से गायब कर दिया, फाड़ दिया। और ला करके फाड़ा नहीं, मतलब उस रिकॉर्ड में से फाड़ करके लाके माया को दे दिया कि इससे आप अपना चूल्हा सुलगा लीजिएगा। अब माया की बुद्धि, माया ने उसे तुरंत सुलगाया नहीं, क्योंकि माया के पास तो बहुत सारे पन्ने थे, उसको भी लपेट के उसने अपने उस कचरे में रख दिया। रंजितवा ने ये देखा था कि ऐसा कुछ हुआ है। संजय भैया को बहुत तगड़ा गुस्सा आया और जनार्दन चाचा का मुंह तमतमा उठा, बोले
इसका मतलब नवल नारायण ने उसी दिन षड्यंत्र कर दिया था। रंजन बाबू एक तरफ उधर जैसे ही सुनता है कि किसी के पति की मृत्यु हो गई है, उस तरफ नवल नारायण का पहला ख्याल जाता है कि उसको तंग कैसे करना है। डिपार्टमेंट में मौजूद रहते हुए और सरकारी खाते से उनका नॉमिनेशन गायब कर देता है। यह कितना बड़ा वाला हरामी है नवल नारायण। तो मैं संजय भैया को बताता हूं, आपको कथा की शुरुआत में ही बताया हूं। नवल नारायण खुद ही कहता है कि जो किरानी होते हैं वो 100 हरामियों के मरने के बाद पैदा होते हैं। तो नवल नारायण 100 हरामियों के मरने के बाद एक किरानी पैदा होता है, और ऐसे 100 किरानी जब पैदा होते हैं, हरामी किरानी, तब नवल नारायण की आत्मा बनी है। अंदर से इतना दुष्ट, इतना बदजात, इतना बेशर्म, इतना कमीना, ऐसा लुच्चा आपको मिलेगा नहीं, देखने को नहीं मिलेगा। शायद आगे आने वाले सालों तक ऐसा व्यक्ति फिर पैदा नहीं होगा। हर आदमी के अंदर अवगुण होता है, एक होता है, दो होता है, तीन होता है, कोई ना कोई एक पक्ष के लिए वो सही होता है। कोई चरित्रहीन होता है तो केवल चरित्रहीन ही होता है, बाकी उसके अंदर और दूसरे तरह के गुण नहीं होते हैं। सब अवगुण नहीं होते, कुछ उसके अंदर गुण भी होते हैं। लेकिन ये इंसान में आपको ढूंढ के थक जाएंगे, आपको इसके अंदर गुण तो एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन अवगुण आपको कदम कदम पे मिलेगा। लेकिन जब आपसे आदमी बात करेगा तो लगेगा कि इसकी बातों में शहद टपक रही है। पूरी दुनिया के लिए इससे बढ़िया आदमी कोई है नहीं, लेकिन जिसका इसे पाला पड़ा उसे पता है कि जिसको इसने काटा उसको पानी पीने के लिए उस सांप की तरह है, विषैले सांप की तरह, उसको पानी भी नसीब नहीं हुआ। ना ये अपने लोगों का है, ना अपने परिवार का है, ना अपने दोस्तों का है। एक तरफ दोस्ती निभाएगा, दूसरी तरफ उसकी पत्नियों के ऊपर बुरा नजर डाले हुए है। जिसका मौका लग गया उसकी पत्नी के साथ इसके रिश्ते चालू हो गए। चाहे नहीं मौका लगा, आप समझ लीजिए कि नवल नारायण की नजरों किस भाव से देख रही, भाभी भाभी कहते हुए, भौजी भौजी कहते हुए। जनार्दन चाचा और संजय भैया कहते हैं नवल नारायण अभी मिल जाता ही कहानी सुनने के बाद तो हम उसके मुंह पर हरामजादे के थूक देते अभी। तो हम संजय भैया और जनार्दन चाचा को कहते हैं कि अगर मान लीजिए नवल नारायण जिंदा है, कहीं इस कहानी को सुन रहा है, ऐसे तो आपको डिस्क्लेमर पता ही है, तो क्या करेंगे आप जनार्दन चाचा और संजय भैया? तो दोनों गुस्सा में कहते हैं पहले तो हम लानतें भेज रहे हैं नवल नारायण को, और नवल नारायण कहीं मिल जाए तो उसका मुंह पर थूकने का मन है रंजन बाबू। तो हमने कहा आप लानत भेज दिए हैं, ये 35वां एपिसोड है। आपको पता है ना कि जब जब ये 5-5 वाला पूरा होता है, 30वां में के बाद 35वां आ गया है, तब लघु शंका नहीं, वक्ता को दीर्घ शंका भी जाना है, और जितने श्रोता हैं उनको भी लघु शंका करके आना है। और लघु शंका करते हुए हमें नवल नारायण को लानते भेजनी है। संजय भैया कहते हैं आप ऐसा मोड़ पर आकर के ना लनतवा हमसे भेजा जाता है और आप कहानियां को बंद कर देते हैं। अब इसके आगे का हुआ ये जानने की बड़ी जिज्ञासा थी। तो मैं बोला आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब इसके आगे क्या होगा? संजय भैया बोला अब हम जो अनुमान लगा रहे हैं उसमें तो फिर वो बहुत शिक्षिका महोदय परेशानी में तो पड़ ले हैं बेचारी, और उनकी परेशानी में नवल नारायण ने और परेशानी बढ़ा दी है। तो जनार्दन चाचा कहते हैं संजय ऐसा कर्म करने वाला अपना कर्म भुगतता बहुत है, ये नवल नारायण सुकून से नहीं मरेगा। ये देखिएगा नवल नारायण का ना जो हालत है वो बहुत बुरा होगा। तो संजय भैया कहता है पीलू पड़ेगा ऐसा नवल नारायण को। देख रहे हैं उन्हें शिक्षिका महोदय के पति का मौत हुआ है, और ये उनका नॉमिनेशन फाड़ करके दे देता है अपनी पत्नी माया को, इसको जला दो, तंग करने का जुगाड़ बना रहा है। एक स्त्री जिसके घर में तकलीफ आ गई है, उसका कमाने वाला पति मृत्यु को प्राप्त हो गया है, खाली खुन्नस के लिए, जिस खुन्नस के लिए ये कर रहा है उसमें नवल नारायण ही जिम्मेदार है, उसमें उन्होंने थोड़ी कुछ किया है उन लोगों ने गलत। वो लोग तो रंजीतवा का मदद किए हैं, रंजीतवा के प्रति तो बुरा व्यवहार ये कर रहा था। तो मैं कहता हूं संजय भैया और जनार्दन चाचा, नवल नारायण को इतना अगर बोध ही होता, अगर इतना बुद्धि ही होता और ये सोच ही लेता कि हम गलत हैं वो लोग सही हैं, रंजीतवा का वो लोग भला कर रहे हैं, जो काम हमको करना चाहिए था रंजीतवा का देखभाल वो लोग किए हैं,
तो फिर ये सब कारनामा ही क्यों होता? फिर आज नवल नारायण कहानी ही क्यों बताई जा रही होती? लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं कि जो नवल नारायण कंडोम का गुब्बारा फुला सकता है और अपने बच्चे को खेलने के लिए अपने खुद के जाए हुए दोनों बच्चों को कंडोम का गुब्बारा दे रहा है, कहता है रंजितवा को ही मत देना। जैसे लग रहा है पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा दुर्लभ वस्तु ला करके दे दिया है। तो जनार्दन चाचा और संजय भैया एक साथ कहते हैं ठीक है कह रहे हैं रंजन बाबू, ये जो इतना नीच आदमी है इसे एस्पेक्ट क्या करते हैं संजय हम? तो मैं बोला आप कुछ भी उससे उम्मीद करते हैं कि वो इतना अच्छा कर सकता है या ऐसा उसको करना चाहिए था, ये अपेक्षा करना ही उससे अपने आप में बहुत बड़ा गलत बात है। वो पैदा ही इसलिए हुआ है कि हर गलत काम वो कर सके। वो इतना बड़ा हरामी है और वो धरती पर एक कलंक है। तो संजय भैया हमको कहते हैं जाइए रंजन बाबू आप लघु शंका दीर्घ शंका सब करेंगे। मैंने कहा हम तो जाएंगे तो बाथरूम बहुत देर के लिए एंगेज कर देंगे, तो पहले आप दोनों जाइए निवृत्त होकर के आइए अपना पूरा करिए लघु शंका, फिर हमको तो लघु शंका भी करना है दीर्घ शंका भी करना है। और जब लौट के आवेंगे तो आपको बतावेंगे 36वां एपिसोड में इसके कहानी आगे की कि आगे क्या होता है।